अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम टेस्ट प्रोग्राम के साथ मैं हफ्ज़ुल यूबी। नाज़रीन, आज हमारे जो प्रोग्राम का टॉपिक है वो है आईटी और टेलीकॉम सेक्टर के मसाइल और इश्यूज़, क्या तब्दीलियाँ लाई गई हैं। दूसरा, सेकंड अमेंडमेंट आर्डिनेंस 2021 उजलत में क्यों लाया गया, क्या मजबूरी थी। ये बजट का हिस्सा भी बनाया जा सकता था लेकिन क्यों नहीं बनाया गया। इस पर आज गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मोहम्मद आसिम मुगल साहब, आप चार्टर अकाउंटेंट हैं, माहिर टैक्स अमूर हैं। उनके साथ मौजूद हैं मामून निसार साहब, आप एडवोकेट हाई कोर्ट हैं, माहिर टैक्स अमूर हैं। उनके साथ मौजूद है मोहम्मद इरफान साहब, आपका ताल्लुक़ आईटी सेक्टर से है, एक्सपर्ट हैं उसके। नाज़रीन, से पहले कि मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करूँ आईटी सेक्टर और टेलीकॉम सेक्टर से, इस हवाले से ताजिर क्या कहते हैं, उनकी राय जान। कॉन्फिडेंस लूज़ हो रहा है सर कि अब एसटीजी जो है वो अगर 10 साल के लिए उन्होंने किया और वहाँ जाके बीच में उन्होंने 3 साल बाद आईएमएफ के प्रेशर में या किसी और प्रेशर में आके अगर उन्होंने उसको तब्दील कर दिया, तो फिर अब जो हमारे पार्टनर्स हैं, जो इंटरनेशनल पार्टनर्स हैं, वो ये सवाल पूछेंगे कि आपके ऊपर हम ट्रस्ट कैसे करें। और दूसरा मसला जो है वो हमारा है ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस का, क्योंकि आईटी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो एग्जेम्प्टेड हैं। 2025 तक हमें ये एग्जेम्पशन मिली हुई थी। उसकी वजह से जो है हम जो डॉक्यूमेंटेशन थी वो सब जमा करवा रहे थे, लेकिन अब हमें कहा जा रहा है कि आप ना सिर्फ टैक्स क्रेडिट की प्रोसेस में आ जाएं, आपको जो है 1% टैक्स जमा करा के वापस किया जाएगा, बल्कि उसके साथ में जो है एडिशनल सेल्स टैक्स की डॉक्यूमेंटेशन हमसे मांगी जाएगी, जो कि हमारे ऊपर अप्लाई भी नहीं करती है। विद होल्डिंग टैक्स मांगा जाएगा जो हमारे ऊपर अप्लाई नहीं करता है। तो हमारा जो है वो तो एक ही मुतालबा कह लें या एक रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि इसको ऐसे मत तब्दील किया जाए। इसमें किसी स्टेक होल्डर को इन्वॉल्व नहीं किया गया। आईटी मिनिस्ट्री जो है उसे भी नहीं पता था जब ये मामला हमारे पास सबसे पहले इसको बताया गया है। तो अगर इसके ऊपर नज़र-ए-सानी की जाए और इस एग्जाम्पशन को मत छेड़ा जाए, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री जो है वो $1.2 बिलियन उसने पिछले साल एक्सपोर्ट की थी और पाकिस्तान की दूसरी बड़ी इंडस्ट्री है। और इस साल जो है वो एस्टिमेटेड है 40% ग्रोथ के लिए। हम काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं कि $2 बिलियन जो है वो हम मुल्क के लिए फ़ॉरेन एक्सचेंज कमा के लाएंगे, और हम ला भी रहे हैं। तो ये फ्रीलांसर्स को छेड़ना, टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री को छेड़ना इस स्टेज में जहाँ पे हम इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ दिखा रहे हैं, मेरे हिसाब से मुनासिब बात नहीं है। इसके ऊपर नज़र-ए-सानी करनी चाहिए। जी आसम साहब, जो सेकंड अमेंडमेंट जो बिल आया गया आर्डिनेंस 2021, इसके क्या खद्दो-ख्वाल हैं, इसके क्या मकसद थे? देखें, ये अब्रप्टली नहीं लेके आए उसको। बेसिकली देयर वाज अ स्टडी ऑनगोइंग जिसमें प्रीवियसली जो है बेसिकली जो झाड़ू फेरना है सेकंड शेड्यूल के ऊपर, उन्होंने जो नॉन प्रोडक्टिव किस्म की एग्जाम्पशन जो इसमें इंट्रोड्यूस करवाई हुई थी, जो काफ़ी अरसे से चलती आ रही थी, उसको उन्होंने ख़त्म करना था। जो कि पहले भी हम एक प्रोग्राम में डिस्कस कर चुके हैं, जो कि जिसमें हमने डिस्कस किया था कि डॉक्यूमेंटेशन ड्राइव ऑफ द इकोनॉमी। ठीक है। सो इसमें उन्होंने कैलकुलेट किया था कि ये कौन सी एग्जाम्पशंस ऐसी हैं जो कि अगर उनको ख़त्म कर दें, जिनकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, अगर उनको ख़त्म कर दें तो टैक्स बेनिफिट जो है ना, वो टैक्स टारगेट्स जो है ना इंक्रीज़ हो सकते हैं। ठीक है। सो राइट नाउ उन्होंने फिर इस पे काम किया और क्लॉज 57 से लेके 148 तक पार्ट 1 के अंदर उन्होंने सारी आइडेंटिफाई की, जो कि जिनका कोई जवाज़ नहीं बनता था, जो कि कंपनी स्पेसिफिक थी, इदारों के लिए थी। वो एग्जाम्पशंस उन्होंने विड्रॉ कर ली, क्योंकि पाकिस्तान आपको पता चेंज हो रहा है और इंडस्ट्री के सारे डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं। सो अब जो एग्जाम्पशंस हैं वो जोन्स के लिए हैं, सेक्टर स्पेसिफिक हैं, बजाय कि कंपनी जैसे खलीफा कोस्टल हाईवे और इस तरह की जो एग्जाम्पशंस हैं उन्होंने टोटल ख़त्म कर दी हैं। इसी तरह इसमें काफ़ी सारी एग्जाम्पशंस थी जो प्रॉफिट ऑन डेट के लिए थी, जो पर्टिकुलर सिनेरियोज बेस्ड एग्जाम्पशंस थी, जिसका कोई जवाज़ नहीं बनता, जो कि जस्ट एक टैक्स कंसीलमेंट के लिए यूज़ होती थी, उसको उन्होंने ख़त्म कर दिया। सो अकॉर्डिंगली उससे इम्पैक्ट ये होगा कि वो जो एक बड़ी माइनर लेवल की एग्जाम्पशंस थी उनको ख़त्म किया, और उससे फिर टैक्स रेवेन्यू जो है ना वो इंक्रीज़ होगा। और अब जो है ना एक पर्पज़ ओरिएंटेड उन्होंने एग्जाम्पशंस इंट्रोड्यूस करवाई हैं, जो कि उसकी एग्जाम्पशंस की बजाय टैक्स क्रेडिट इंट्रोड्यूस करवाए हैं। ठीक है। और टैक्स क्रेडिट का इम्पैक्ट ये होता है कि ओब्वियसली नए वेंचर्स ओपन होते हैं कंप्लायंस से रिलेटेड। ठीक है। कि टैक्स पेयर को ज़्यादा कंप्लायंस करनी पड़ती है, क्योंकि एग्जाम्पशन नहीं होती तो 214C यानी कि ऑडिट भी हो सकता है, 170 का ऑडिट भी हो सकता है, ठीक है। विद होल्डिंग ऑडिट भी हो सकता है। सो ये सारी चीज़ों को देखते हुए, एक तो आपको पता है कि FTR रजीम सारी फेज आउट हो रही है, एग्जाम्पशंस फेज आउट हो रही हैं, नॉर्मल टैक्स रजीम आ रही है, ठीक है। मिनिमम टैक्स रजीम आ रही है। सो दे वर इन नीड के हम इन एग्जाम्पशंस को विड्रॉ करके टैक्स रेवेन्यू जो एक्सपेक्टेड है उसको अपना इंक्रीज़ करेंगे, ताकि वो टैक्स पेयर जो इनको यूटिलाइज़ करके और मिसयूज़ करके, स्पेशली आई वुड से कि मिसयूज़ करके टैक्स को कंसील करते थे या टैक्स के बेनिफिट लेते थे, वो अब ख़त्म हो जाएगा। इन फ्यूचर जो है इस रेवेन्यू FBR का इंक्रीज़ ही होगा।
तो एग्जाम्पशन जब ख़त्म होगी वहाँ से फिर कुछ तो कुछ आएगा ही। डेफिनेटली वो देखें एग्जाम्पशंस ख़त्म होएंगी तो वो अपनी रिटर्न जो है ना नॉर्मल टैक्स रजीम में फाइनल टैक्स रजीम की बजाय या एग्जाम्पशंस क्लेम करने के बजाय नॉर्मल टैक्स रजीम में या मिनिमम टैक्स रजीम में फ़ाइल करेंगे। ठीक है। और फिर उसका मैकेनिज़्म ये है कि टैक्स लायबिलिटी बहरहाल कैलकुलेट होती है। जिनको टैक्स क्रेडिट्स अवेलेबल कर दिए गए हैं जैसे 64 एक सेक्शन 64F 65F और 65G इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं अब, उसमें न्यू इन्वेस्टमेंट के लिए है, एलिजिबल इन्वेस्टमेंट के लिए भी है। और जो पहले ग्रीनफील्ड के लिए एक प्रोजेक्ट के लिए इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग के लिए exemption थी, उसकी भी तारीख अब नज़दीक आती नहीं जा रही, 30 जून तक है उसकी भी आखिरी तारीख। एग्जैक्टली वो एक मिडवे में जाके एक थोड़ी सी एक इसको कह लें कि मिडवे में जाके उसके एग्जेम्पशन को विड्रॉ कर लिया गया जो कि ठीक नहीं है। असम साहब मैं दोबारा आपकी तरफ आऊँगा। टैक्स जो क्रेडिट निज़ाम है ये क्या है, ये भी आपसे समझेंगे, अपने व्यूवर को नाजरीन को वो बताएंगे वो क्या निज़ाम है। लेकिन मैं मामून सार की तरफ जाना चाह रहा हूँ। मामून सार साहब ये बताइएगा, जो उजलत में ऐसे ऑर्डिनेंस लाए जाते हैं, मिनी बजट लाया जाता है, SROs आते हैं, नोटिफिकेशन आते हैं, इनका क्या मकसद होता है? किसी खास तबकात को नवाजने के लिए होता है या इसमें मुल्की मुफाद भी है कोई? अपना यूपी साहब, एक तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाने का मुझे। और ये जो सवाल है ना कि ड्यूरिंग दी फाइनेंशियल बजट जो अमेंडमेंट्स लाई जाती हैं, ये आसिम भाई ने बड़ी पते की बात की कि जी एग्जाम्पशंस जो एमी की वो दी हुई थी उन्होंने उसमें सेकंड स्केड्यूल में उनको ख़त्म करना था। मगर पास्ट एक्सपीरियंस को देखा जाए तो यही होता गया है कि जो ड्यूरिंग द फाइनेंशियल बजट ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर जिन चीज़ों को अमेंडमेंट्स लाई गई हैं और बाद में उसके ऊपर लिटिगेशन ही हुई है और कन्फ्यूजन ज़्यादा हुई है, क्योंकि फिर जब वो रिटर्न ख़त्म होती है उस रिटर्न में आधा कुछ कैलकुलेशंस हो रही होती हैं, आधी कुछ हो रही होती हैं। मगर जिन रेलिवेंट प्रोविजंस की इन्होंने बात की है जिनको ख़त्म किया गया वो डेफिनेटली वो इस तरह की नहीं थी जिनकी ज़रूरत वो नॉर्मल रूटीन में पड़ रही है। गवर्नमेंट को ज़रूरत बिल्कुल थी अमेंडमेंट करने की, मगर मेरा ख्याल है कि इसको अभी लाने के बजाय बजट का हिस्सा बना दिया जाता तो ज़्यादा बेहतर था और एक कॉम्प्रीहेंसिव सा बजट, ज़्यादा बेहतरीन बजट दिया जा सकता था ताकि वो अंडरस्टैंडेबल भी होता। ठीक है। और उसको सियासी तौर पे भी पोर्ट्रे किया जाता कि हाँ जी ये बड़ा जो अब एक कदगन लगाई जा रही है, ये हुकूमत ने खास तबकात को नवाजने के लिए बनाया, ये फिर इसी तरफ तनाजुर में है। हमेशा से ये रहा है, ये हमेशा से एक ज़बान ज़द आम ये बात रही है कि जब भी बीच में लिया जाता है कुछ तबकात को बेहतर करने के लिए, मगर इस रजीम को देखते हुए नहीं ये कहा जा सकता। ये ऐसी प्रोविजंस थी, जिस तरह ये बात कर रहे थे आसिम भाई, ये ऐसी प्रोविजंस थी जो बड़ी देर पहले रिटर्नेंट हो गई थी, ज़रूरत नहीं थी, या फिर कोई ख़ास एक कोई प्रोजेक्ट अनाउंस हुआ किसी ज़माने में, उसको कोई एग्जाम्पशन देने के लिए उसको बीच में इंसर्ट कर दिया गया। तो बेसिकली मेरा ख्याल, अगर मैं इसको आम ज़बान में बात करूं तो ये सफ़ों को साफ़ करके इन्होंने रिवाइज़ करने की एक एक्सरसाइज। मामून साहब, जिसने आप रिटर्न की बात की, आसम साहब बता रहे थे जो मिनिमम टैक्स रजीम है, नॉर्मल टैक्स रजीम है, जिस तरह पिछले बजट में हम जो मौजूदा चल रहा है इसमें मिनिमम टैक्स रजीम में आए, नॉर्मल पर आने के लिए है इतने वक्त है FBR के पास? जो रिटर्न जो जमा, जिस तरह आप रिटर्न कह रहे थे, जो रिटर्न जमा करवाता है साल में जो तब्दीलियाँ आती हैं तो एंड पे उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है रिटर्न वाले पे? सर जो शिफ्ट हम देख रहे हैं, जो FTR से शिफ्ट हम देख रहे हैं मिनिमम टैक्स रजीम का, MTR का, वो तो बहुत देर से एक्सपेक्टेड था। देखिए जो एक जो FTR की रजीम थी कि जिसने जो टैक्स दे दिया उससे ना सवाल किया जाए ना पूछा जाए। ज़्यादातर तबका इसके अंदर इम्पोर्टर का था। जी, वो समझ भी चुके थे, आप भी गए थे उस इम्पोर्टर को काफ़ी देर से ये चीज़ हम मतलब ये गवर्नमेंट जो कोशिश कर रही थी, इससे पहले भी गवर्नमेंट कोशिश की, उन्होंने एक फेल्ड अटेम्प्ट की कि इनको कोशिश की जाए, फिर एक दफ़ा एक फेज़ आउट किया गया, फिर दोबारा से रिट्रैक्ट कर लिया गया मिनिमम टैक्स को। मगर मिनिमम टैक्स भी मैं समझता हूँ कि कोई ऐसी कोई कन्फ्यूजन ही पैदा कर दी गई टैक्स पेयर के अंदर। वो जी पहले किसी ज़माने में सिंगल पेज रिटर्न होती थी, उसके बाद फिर ये रिटर्न आ गई, उसके बाद फिर कुछ और चेंजेस होते गए, फिर ऑनलाइन आ गई, पेपर रिटर्न होती थी, 3 रिटर्नें वो भी भरते रहे हम। जी 3 रिटर्नें, उस वक्त तो बच्चे थे हम, 3 रिटर्न। तो अब भी तो रिटर्न कितने विद होल्डिंग स्टेटमेंट भरनी पड़ती है, वेल्थ स्टेटमेंट भरनी पड़ती है, रिटर्न भरनी पड़ती है। वो जो आप वो जो दूसरी नए वो अपडेट करें, अपनी प्रोफाइल को अपडेट करें, वो नया शुरू कर दिया उन्होंने। मगर उसमें यूपी साहब देखें, सिचुएशन ये है कि ये कॉम्प्लेक्सिटीज़ या ये इश्यूज़ हैं, उसको हम एडमिट कर रहे हैं, मगर कहीं ना कहीं से शुरू करना है। जी अब मेरा ख्याल है कि ये जो मिनिमम टैक्स रजीम की तरफ ये शिफ्ट किया जा रहा है कि भाई इससे कम टैक्स नहीं देना, ये मिनिमम है
इससे ऊपर तुमने देना ही देना है। जी जी, लेकिन टर्नओवर, उस टर्नओवर पे जाके फिर भी तो फिर भी टर्नओवर के ऊपर उनका फंस टैक्स जाता है बंदा लगेगा, जाके। 113 सेक्शन वहाँ पे भी इन्वोक होता है। अब ये थोड़ा सा इंपोर्टर को दिमाग इस पे बनाना पड़ेगा, जो कि मैं समझता हूँ आसिम साहब एग्री करेंगे मेरी इस बात से, ये बड़ा मुश्किल मरला है हमारे लिए जी, as समझ- consultants। जी, जी, और- उनको कन्विंस करना कि हाँ जी हुन तुसी देना चाहिए। बिल्कुल सही, आप सही कह रहे हैं। एफबीआर वो कन्फ्यूजन अगर पैदा ना करे तो लोगों को खौफ पैदा ना करे तो लोग टैक्स नेट में किस तरह आएंगे। अगर खौफ से आते हैं टैक्स में तो खौफ से तो एक दफ़ा टैक्स लिया जाता है, बार बार तो टैक्स नहीं लिया जाता। सर मैं यूपी भाई मैं इस पे क्योंकि मानता हूँ एक कि हद बात- होती है, खौफ की भी एक हद मैं- होती है। मेरी जी, एक जी। छोटी सी इसके ऊपर ना ऑब्जर्वेशन है। वो आमतौर पे कहते हैं जी ताजिर तबका परेशान हो रहा है। वो ताजिर तबका ज़रूर परेशान होता है, मगर हंसी खुशी कोई भी टैक्स नहीं देता। नहीं, ज़ाहिर बात है, टैक्स 2 रुपये हो, 200 हो, 2000 या 2 लाख, लेकिन उसका तरीक़ेकार है ना हंसी मामून भाई। खुशी कोई नहीं देता। एक बंदा, आप फाइलर हैं, मैं फाइलर नहीं हूँ, तो मेरे आप नोटिस फेस कर रहे हैं डेली, ये आप ज़्यादती वो है। डिपार्टमेंट में जा रहे हैं और मैं आराम से मज़े ले रहा हूँ और देख रहा हूँ मामून साहब को, ये आप टैक्स भी दें और धक्के भी खाएं। असल में जो ये खौफ ये है ना, जो एक्सरसाइज करवाई जाती है टैक्स पे, उसकी वजह से स्टैंडर्ड परेशान लोग है, हैं। ये डबल स्टैंडर्ड। इरफान साहब, आईटी सेक्टर में काफ़ी तब्दीलियाँ की गई हैं, आप क्या समझते हैं इस सेक्टर में क्या मुश्किलात हैं, आपको क्या मसाइल आते हैं और क्या कितनी बचत है इसमें जो आपकी जो एक्सरसाइज होती है आईटी सेक्टर पे, और टैक्स खला मौजूद है इस मुल्क में, और आईटी सेक्टर पर अगर काम किया जाए तो क्या इनकलाब बर्पा हो सकता है पाकिस्तान में? जी बिस्मिल्लाह। सबसे पहले बहुत शुक्रिया रवि साहब, आपने मुझे प्रोग्राम का हिस्सा बनाया। जज़ाकल्लाह। तो आईटी तो आज के दौर की एक माशाल्लाह से बहुत बड़ी एक समझ लें इंडस्ट्री बन चुकी है, बहुत पूरी बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी हुई है। अब पब्लिक का ही आप छोटा सा अगर रिव्यू करें कि जो कोरोना गुजरा है, जी जी, तो एक शॉर्ट से पीरियड में ही सब लोग ऑनलाइन सारी आ गए, चीज़ें जो है उन्होंने स्टार्ट कर दी हैं स्कूल्स, और एजुकेशन, हेल्थ सेक्टर, हर चीज़ ऑनलाइन हो गई है। ताजर बरादरी तक जो ऑनलाइन पहले किसी जगह पे बैठे बगैर काम हो नहीं सकता था, वो भी घर से ऑपरेट होना शुरू हो गया, वो सारी चीज़ें हो गई। तो वो आईटी ने ही उसको मतलब पॉसिबल बनाया। अब आईटी पे भी इतनी ज़्यादा वो टैक्सेस और वो चीज़ें कि अगर एक इंडस्ट्री आपकी ज़्यादा ग्रोथ कर रही है तो डेफिनेट उस पर गवर्नमेंट को कुछ इन्वेस्ट करना चाहिए ना। जी, जिस तरह तामीराती शोबे को एमनेस्टी दी है ताकि वो फ़रोग पा सके, क्या आईटी सेक्टर को भी एमनेस्टी की ज़रूरत है? इसको भी एग्जाम्पशन तो पहले बहुत सारी थी, लेकिन अब थोड़ी सी तब्दीली की है हुकूमत ने। जी डेफिनेट है। अब देखें उसमें जो अगर हम अपनी फील्ड की अगर मैं उस साइड पे बात करूं आगे, जी जी, तो उसमें भी आप देखें पीआर को 16% पे ले गए हैं, और मतलब 16% है। उसके बाद सर्विसेज के ऊपर भी 10% लग गया, विद होल्डिंग अलग से है। जी जी। तो वो डेफिनेट बात है, जब ये चीज़ें प्लस होती हैं तो वो फिर अच्छा, ये आप पीआरए को भी टैक्स अदा करते हैं और वफाक को भी करते हैं, जी यानी कि दो रजिस्टर दोनों तरफ होना पड़ता है आपको भी? जी बिल्कुल ऐसे ही। बिल्कुल। आसम साहब, जिस तरह अभी कह रहे थे टैक्स वो विद होल्डिंग भी दें और पंजाब में भी अपना टैक्स अदा करें, वफाक को भी अदा करें, जो ये विदड्रॉ की गई हैं आईटी सेक्टर में एग्जाम्पशंस, इनके क्या असरात मुरतब होंगे और ये क्यों ज़रूरी था? लेकिन ब्रेक से बाद आप जवाब लेता हूँ। नाज़रीन, छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। जी आसम साहब, देखिए मैं इसको थोड़ा सा रिफ्रेश कर दूं। अभी सेकंड अमेंडमेंट बिल है, बेसिकली ये भी अप्रूव नहीं हुआ, विद इन अ कपल ऑफ डेज ये अप्रूव हो जाएगा। बेसिकली क्लॉज 133 थी सेकंड शेड्यूल में, जो आईटी और आईटी इनेबल्ड सर्विसेज से रिलेटेड थी, उसमें स्ट्रेट अवे एग्जाम्पशन अवेलेबल थी। ठीक है। वो एग्जाम्पशन को ख़त्म किया गया। उसका बैकग्राउंड एग्जैक्टली ये कि जो अभी रिसेंटली पे ऑन एयर ने जो अपनी रिपोर्ट दी कि पाकिस्तान को प्रीवियस कोरोना पीरियड में 60 से 70 अरब रुपया जो है ना वो पाकिस्तान बाहर से कंपनीज ने पाकिस्तान में भेजा है। जो एफबीआर ने एलटी और इस्लामाबाद Exactly. ने 60 अरब का वो कर रहे हैं, हमने घपला पकड़ा है। जी एग्जैक्टली, वो घपला नहीं कह सकते, बेसिकली वो रेमिटेंसेस हैं, बेसिकली वो पेमेंट्स जो पाकिस्तानियों ने काम किया ऑनलाइन, फ्रीलांसर्स जो हैं जो अपवर्क के ऊपर जो काम करते हैं, फाइवर्क पे जो काम करते हैं, उनके पैसे उन्होंने रिसीव किया पाकिस्तान। तो सॉर्ट ऑफ अ मिस स्टेटमेंट फ्रॉम देयर साइड। लेकिन उसमें ये कहना कि वो कोई घपला है, इस तरह की ऐसी कोई चीज़ नहीं है। आप ये देखें कि वो पाकिस्तान के डेजिग्नेटेड अकाउंट्स में वो पैसे रिसीव हो रहे हैं। ठीक है। नाउ द पॉइंट इज दिस कि अगर वो पैसे रिसीव हो रहे हैं तो अब इनको हेडिक क्या है प्रॉब्लम? पहले तो पाकिस्तानी जो आसम हमारे साहब, प्राइम मिनिस्टर हैं, ये थोड़ा सा बताइएगा, जब इस सेक्टर को उनको एग्जाम्पशन थी, वो कह रहे हैं हम 45,000 नॉन फाइलर हमने पकड़े हैं, जब उनको एग्जाम्पशन थी वो पैसे आ रहे थे, तो एफबीआर कह रहा है वो कंपनी रजिस्टर्ड ही नहीं है, उसका वजूद नहीं है पाकिस्तान में, वो किस तरह लेन देन कर सकते हैं? देखें ऑल ऑफ सडन इसको कोविड के उसमें पर्सपेक्टिव में देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो
अवाम के पास और कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी अवेलेबल ना। जी जी। सो पैसा तो कमाना अवाम ने, घर बैठ के उन्होंने अपवर्क पे, फ्री फाइवर पे, फ्रीलांसर्स पे काम किया। पॉइंट इज दिस के पाकिस्तान को फॉरेन रेमिटेंसेस की ज़रूरत थी, फॉरेन रिजर्व्स इंक्रीज करने थे, वो हुए हैं। वो तो मुल्क का फ़ायदा ना। एग्जैक्टली, मुल्क का फ़ायदा, और वो डेजिग्नेटेड बैंकिंग चैनल के जरिए पाकिस्तान आया है। नाउ यू हैव टू रेगुलेट दैट। और इन्होंने अभी उसी का एक स्टार्ट किया है कि उसको रेगुलेट कैसे करना है, कि वो एग्जाम्पशन विड्रॉ की है और उसको टैक्स क्रेडिट की फॉर्म में सेक्शन 65F में इंट्रोड्यूस करवाया। ठीक है कि 100% टैक्स क्रेडिट हम आपको देंगे, बट यू हैव टू डिक्लेयर दैट इनकम इन योर टैक्स रिटर्न। ठीक है। आपको सेक्शन 114 में आपको रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी, उसमें टैक्स लायबिलिटी निकलेगी, उसके अगेंस्ट आपको 100% टैक्स क्रेडिट मिलेगा। अगर उसको नेट में लेते हैं फिर अगर वो लोग हुंडी की तरफ चले जाएंगे, बैंकिंग के सेक्टर के जरिए जो ट्रांजैक्शन हो रही थी वो बंद हो जाएंगी। देखें, उस प्रॉब्लम ये है कि वो जो कंपनीज थी, आप बिल्कुल ही सिर्फ इसलिए कि पैसा पाकिस्तान आ रहा है आंखें बंद नहीं कर सकते कि वो कंपनीज पाकिस्तान पैसा भेज रही हैं। आपको देखना पड़ेगा कि ये बेसिकली काम कौन कर रहा है, यहाँ से क्या सर्विसेज एक्सपोर्ट हो रही हैं। ठीक है। सो सर्विस सेक्टर का अलमिया ये है कि इसकी टेंजिबिलिटी नहीं होती है। आप वो लिखत पढ़त रसीद ना खाता, वही हिसाब है। यहाँ से कोई आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि माइलस्टोन्स क्या अचीव हुए हैं, ठीक है, क्या सर्विसेज एक्सपोर्ट हुई हैं, कौन सा गेमिंग सॉफ्टवेयर जो एक्सपोर्ट हुआ है, कौन से मतलब ट्रायल बैलेंस बना के दिया है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के दिया है ऑनलाइन। तो इस सेक्टर को भी बहुत ज़्यादा रेगुलराइज करना अभी बाकी है। अभी सिर्फ उन्होंने टैक्स के परस्पेक्टिव से एक एग्जेम्पशन विड्रॉ की है। देयर इज़ अ वेरी लिटिल स्टेप जिसमें वो ये करेंगे कि एग्जेम्पशन की बजाय इस पर टैक्स क्रेडिट दे देंगे। ऐसा जितनी हाइप खड़ी की है उतना मसला नहीं हुआ। नहीं आसम साहब, मेरे जो इलम में है, थोड़ा सा जो मैंने पढ़ा है, रिसर्च उसमें की है, मुझे तो ये पता है कि जिस ये केस लिटिगेशन में चला गया तो फिर वही जीरो पे FBR भी आ जाएगा और वो लोग परेशान ज़रूर होंगे, लेकिन उनको कुछ नहीं, मेरा देना देखें, फाइलर तो बहरहाल बढ़ेंगे पाकिस्तान में, क्योंकि स्टेट बैंक इसको गवर्न कर रहा है। वो पैसे रिलीज़ नहीं करते जब तक कि आप अपनी जो कंप्लायंस है विद रिस्पेक्ट टू टैक्स आप कंप्लीट ना कर लें। ठीक है। आपको अपने डिक्लेरेशन सबमिट करने पड़ेंगे, जिसके भी पैसे पाकिस्तान में आएंगे। ठीक है। उसको शो करना पड़ेगा कि ये मेरा NTN है, मैं फाइलर हूँ, मैं रिटर्न फाइल कर रहा हूँ। ये एक वाजिबी सी रिक्वायरमेंट्स है जो करनी पड़ेगी। की तरफ जाते हैं, दूसरे ज़राए की तरफ जाते हैं, उनको ख़त्म करने के लिए क्या इकदाम करने चाहिए? देखें, हुंडी वाला जो प्रॉब्लम है ना, वो पैसा पाकिस्तान से जो बाहर जाने का प्रॉब्लम है ना, वो है कि वो पैसा यहाँ की ब्लैक इकोनॉमी से जब बाहर जाता है वाया हुंडी और फिर फॉरेन रेमिटेंसेस आती हैं, वो एक और चीज़ है। ये पैसे जो अभी पेओनियर की रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली इन्होंने एक्शन लिया है कि जी इतने पैसे बाहर की कंपनीज़ ने पाकिस्तान के बैंकों में लगाए हैं, वो सिर्फ इसलिए अगर उसको थोड़ा मज़ीद ड्रिल डाउन करेंगे तो उन कंपनीज़ के साथ पाकिस्तानियों ने काम किया। अच्छा, आप समझते हैं जो अब FBR उम्मीद कर रहा है उससे कुछ 10 अरब या 15 अरब रुपया में मिल जाएगा? टैक्स बेनिफिट, टैक्स रेवेन्यू इंक्रीज़ होएगा इससे, बिल्कुल होगा। क्योंकि देखें, पहले स्ट्रेट अवे एग्जेम्पशन थी, एग्जेम्पशन से टैक्स क्रेडिट फॉर अवे बेटर। ठीक है। उससे कुछ ना कुछ टैक्स लायबिलिटी, तो उस पीरियड का तो टैक्स नहीं बनेगा फिर उस पीरियड तो आप जो नया शुरू होगा उसके बाद एग्जाम्पशन जब विड्रॉ हुई उसके बाद बनेगा। मैं आपको थोड़ा सा ये बताता चलूँ कि लॉ जब भी इंट्रोड्यूस होता है रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन नहीं होती है उसकी। ठीक है। उसकी हमेशा से फ्रॉम द डेट ऑफ एनेक्टमेंट उसकी एप्लीकेशन होती है। ठीक है। सो वट एवर दे हैव आइडेंटिफाइड, वो समझ लें कि उसमें उनको नोटिस तो इशू होंगे कि आपने जो है ना काम। असल में जो हुकूमत को ख्वाब दिखाया गया इससे 10-15 अरब रुपया हमें मिल जाएगा, फिर तो वो ख्वाब ही ख्वाब रहेगा ना। देखिए, मैं एक आपके बात बताऊँ, रेजिडेंट पाकिस्तानियों की दोनों इनकम टैक्सेबल होती हैं। ठीक है। लोकल सोर्स इनकम भी और फॉरेन सोर्स इनकम भी। ठीक है। तो फॉरेन सोर्स इनकम भी पाकिस्तान में उन्होंने एटलीस्ट शो करनी है उसके केस, क्योंकि सेक्शन 101 ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस इसको डील करता है और वो कहता है कि जोग्राफिकल सोर्स ऑफ इनकम में कि रेजिडेंट्स जो हैं उसकी एक तो पाकिस्तान सोर्स इनकम भी और फॉरेन सोर्स इनकम भी पाकिस्तान में उसने दिखानी है। बिल्कुल सही। सो व्हाटएवर टैक्स ही हैज पेड आउटसाइड पाकिस्तान, ही कैन टेक टैक्स क्रेडिट इन पाकिस्तान। सो ये टैक्स क्रेडिट का जो निज़ाम है जिसको मुतारिफ हुकूमत करवा रही है, ये है क्या बेसिकली, इसका फ़ायदा क्या होगा? देखिए, टैक्स क्रेडिट का निज़ाम ये होता है कि टैक्स पेयर सारा साल इनकम कमाता, और अगर उसकी ड्यूरिंग द ईयर कोई विदहोल्डिंग हुई है तो ठीक है, साल बाद उसकी एनुअल टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट होगी। अगर बिजनेस इंडिविजुअल है तो शेड्यूल 1 के अकॉर्डिंगली उसकी टैक्स लायबिलिटी स्लैब रेट के अकॉर्डिंगली कैलकुलेट होगी। उस जो टैक्स लायबिलिटी है उसके गेंस्ट जो उसको ना टैक्स क्रेडिट मिलेंगे डिफरेंट पर्सपेक्टिव से। ठीक है। अगर उसने डोनेशन दी है उसका टैक्स क्रेडिट मिलेगा। अगर कोई इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग द ईयर न्यू इन्वेस्टमेंट है, जैसे अभी आ रहा है एलिजिबल इन्वेस्टमेंट और एलिजिबल पर्सन, सेक्शन 65G और F2 आ रहे हैं, तो उसमें अकॉर्डिंगली जो न्यू इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर टैक्स क्रेडिट अवेलेबल होगा। ये तो अच्छा है, इसमें हुकूमत का फायदा है, टैक्स पेयर का फायदा है। टैक्स
पेयर का भी फ़ायदा है, रिलीफ टैक्स पेयर के लिए भी है और गवर्नमेंट के लिए भी है, दोनों तरफ। गवर्नमेंट का ये है कि उनको टैक्सेस आते हैं इससे, एग्जेम्पशन से तो ज़ाहिर है बिल्कुल ही नील है, उससे तो ज़ीरो टैक्सेस आने ना, कि वन कैन ईजीली क्लेम कि जी मेरी इनकम तो टोटली एग्जेम्प्ट है, क्लॉज 133 थी, बस ठीक है, एग्जेम्प्ट है, ना मैंने रिटर्न फाइल करनी, ना मैंने अकाउंट सबमिट करने हैं, ना मैंने ऑडिट के लिए जाना है, ना मैंने विद होल्डिंग के लिए जाना है। ठीक है। अब जो उन्होंने टैक्स क्रेडिट की जो उन्होंने कंडीशंस डाली हैं, उसमें जो सबसे पहली कंडीशन है कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की हुई हो। ठीक है। दूसरा है कि विद होल्डिंग की कंप्लायंस मुकम्मल हुई होनी चाहिए, यानी कि विद होल्डिंग स्टेटमेंट भी फाइल हो, और विद होल्डिंग जो उन्होंने पार्टीज़ की करनी है, आइदर ऑन सैलरी, आइदर ऑन रेंट, आइदर ऑन पार्टीज जिनसे गुड्स एंड सर्विसेज वो रिसीव कर रहे हैं, उन सब की विद होल्डिंग की कंप्लायंस मुकम्मल करनी है उन्होंने। सो ये 2-3 जो कंडीशंस हैं जो टैक्स क्रेडिट क्लेम करने के लिए वो ज़रूरी हैं कि इन्होंने दूसरी कंप्लायंस रिटर्न फाइल करनी है, विद होल्डिंग पूरी करनी है, तो ये ज़रूरी है कि वो कंडीशंस मीट अप होनी चाहिए। लेकिन लिटरेसी रेट तो हमारा आसम साहब बहुत कम है पाकिस्तान में, किस तरह लोगों को किस तरह अवेयरनेस किस तरह मिलेगी? देखें, अवेयरनेस तो सोसाइटी बहरहाल एक तबका है जो बिजनेस इंडिविजुअल है, और एक तबका है जो कॉर्पोरेटाइज सेक्टर है और एओपीज़ हैं। सो बिजनेस इंडिविजुअल के लिए तो प्रॉब्लम है डेफिनेटली, उनका इतना बजट नहीं होता कि वो लॉयर्स और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को हायर करें और एडवाइस ले सकें। लेकिन बहरहाल मैं आपको ये बताता चलूँ कि अब एफबीआर की ट्यूटोरियल गाइड्स और एफबीआर की तरफ से अवेयरनेस सेशंस बहुत ज़्यादा हैं इसके ऊपर। अच्छा, जो ये आईटी सिस्टम पे जो एग्जाम्पशन विड्रॉ हुई हैं वो टैक्स क्रेडिट का जो निज़ाम मुतारफ़ करा, इस दोनों में फ़र्क क्या है? देखिए, टैक्स एग्जेम्पशन जो है ना वो तो है कि जी प्रॉफिट एंड गेन्स टोटल एग्जेम्प्ट। ठीक है। ठीक है, स्ट्रेट अवे आपको ऑडिट के लिए अपने अकाउंट सबमिट नहीं करने, और आप अपना P&L तो शो करेंगे लेकिन नीचे टैक्स लायबिलिटी कुछ भी नहीं निकलेगी, जीरो टैक्स है। ठीक है। जबकि टैक्स क्रेडिट इसके बरक्स है, बिल्कुल टोटल डिफरेंट। आप अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सबमिट करते हैं, उसके ऊपर आप प्रॉपर टैक्स का रेट लगता है। ठीक है। जो भी रेट है, लेट से 10% दैट टर्न आउट टू बी 10%, 15% अकॉर्डिंगली के स्लैब क्या है। ठीक है। अदर देन कंपनी के लिए तो 29% है, स्मॉल कंपनी के लिए 23% है। ठीक है। सो जो भी टैक्स लायबिलिटी निकलती है उसके अगेंस्ट पे टैक्स क्रेडिट मिलता है, और टैक्स क्रेडिट के 6 सेक्शंस हैं, 5-6 सेक्शंस हैं। सेक्शन 65 वाली जो सारी सीरीज 61 से लेके 60 से लेके 65 तक। ठीक है। 60 में जो टैक्स क्रेडिट है वो मिलता है जी ये वर्कर वेलफेयर फंड के लिए, ज़कात वगैरह के लिए, दैन बारी आ जाती है। 61 में चले जाएँ, डोनेशन की बारी आ जाती है। दैन सो ऑन आगे इन्वेस्टमेंट, न्यू इन्वेस्टमेंट के लिए, इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग के लिए है। तो टैक्स क्रेडिट का जो निज़ाम है वो है कि आपको एट टाइम्स 100% टैक्स क्रेडिट मिल जाता है। 100% टैक्स क्रेडिट की कुछ कंडीशंस है, अगर आप वो मीटअप नहीं करते तो आप उसके लिए इंटाइटल नहीं है। आप अपनी रिटर्न में तो क्लेम कर लेंगे, लेकिन सब्सिक्वेंटली जब अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट होगी तो कमिश्नर उसको निगेट कर सकता है। जब कमिश्नर उसको निगेट कर देगा तो ऑब्वियसली डिमांड राइज होगी, और फिर एफबीआर उसके लिए परसू करता है कि टैक्स डिपॉजिट करवाओ। ठीक है। ये चीज़ जी मामून निसार साहब, जितनी तब्दीलियाँ एफबीआर ला रहा है, ये हुकूमत टैक्स पेयर के लिए आसानियाँ पैदा हो रही हैं? जितने ये निज़ाम सिस्टम आ रहे हैं, ऑनलाइन और सिस्टम आ रहे हैं, अपील भी, दूसरे भी, अब जैसे जैसे वो टैक्स क्रेडिट निज़ाम तारफ़ करवाया जा रहा है, कोई इससे बेहतरी टैक्स पेयर की या मुल्की मुफाद में है कुछ चीज़ें? यूबी भाई, मैं ना आसिम भाई की बातें बड़ी गौर से सुन रहा था। मैं इस सारी डिस्कशन के अंदर ना जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है, जो हमने पहले भी इस मुल्क में देखा है, प्रॉब्लम ये है कि प्लानिंग करने वाले तो प्लानिंग कर जाते हैं, जी जी, जिन्होंने काम करना है ना, जो फेस कर रहे हैं, और जिन्होंने उन कवानीन को इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है। हम पुलिसिंग का निज़ाम ले आए टोक्यो से, कोरिया से, मैं बात कर रहा हूँ, और जिम्मेदारी दे दें पंजाब पुलिस को। जी जी, मेरी बात तो वो तो ज़मीन आसमान का वैसे हमारा बहुत फ़र्क है कि उन कवानीन का कोई फ़ायदा नहीं। अब ये जो टैक्स क्रेडिट का निज़ाम की हम अभी डिस्कशन कर रहे हैं, जी, पहली बात जिस तरह आसिम साहब ने कहा कि ये पहले तो एग्जाम्प्ट सेक्टर था, सेक्शन 133 की एग्जाम्पशन क्लेम करके हम एज कंसल्टेंट्स जब लोगों को कहते थे रिटर्न फाइल करो, वो आगे से हमें ये बताता था। पहली तो मैं बात कर दूं कि ये इस सेक्टर के अंदर वो लिटरेसी वाला इशू नहीं है। यहाँ पे बड़े लिटरेट लोग बैठे हैं, ज़्यादातर तो फॉरेन क्वालिफाइड लोग बैठे हुए हैं, जो पाकिस्तान में आके यहाँ पे सेटअप्स लगा के लो कॉस्ट होने की वजह से, लो लेबर कॉस्ट होने की वजह से, शरह सूद कम होने की वजह से, हाँ जी, शरह सूद कम नहीं, शरह सूद तो बहुत ज़्यादा है, ये चीप लेबर होने की वजह से। देखें ना, बाहर अगर उन्हें सैलरी देनी है तो उसको 25-30 हज़ार 40 हज़ार पाउंड या डॉलर देने हैं, उसको नेशनल इंश्योरेंस देनी है, उसको सारे राइट्स देने। यहाँ पे वो बंदा उतने रुपीज़ में हायर हो जाएगा। एक जगह छोटा सा ऑफिस रेंट पे लेके, या कई दफ़ा तो अपने घर से ऑपरेट कर रहे हैं ये लोग, ज़्यादातर जो फॉरेन सर्विसेज एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अब कहानी आती है कि उनको ये लिटरेसी देनी या ये समझाना कि जी आपने अब
वो तो फॉरेन तो समझ जाएंगे, जो हमारे पाकिस्तानी हैं जो कर रहे हैं पाकिस्तानी भी सर बड़े बड़े समझदार बैठे हुए हैं इस सेक्टर में। मैं इस सेक्टर बात, दुकानदार तबका नहीं है, दुकानदार तबका आमतौर पे, और दुकानदार तबका भी सर जो है हमारे वो आहिस्ता आहिस्ता फेज आउट होता जा रहा है। ठीक है। वो तबका जो बिल्कुल ही नहीं समझता था इन चीज़ों को, वो आहिस्ता आहिस्ता समझता जा रहा है। अच्छा, अब सबसे बड़ी बात इम्प्लीमेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे बड़ा सवाल ये निशान ये है यूबी साहब, जो हमें सबसे पहले पूछना चाहिए, इन एग्जाम्पशंस को या इन कंप्लाइंसेस को या सेक्शन 133 की, ये जो क्लॉज 133 की जो एग्जाम्पशन थी सेकंड स्केड्यूल में, इसको समझने के लिए क्या हमने स्टाफ को ट्रेन किया एफबीआर के? क्या हमने ऐसा ऑडिट जोन बनाया है जो इसके सेक्शन 122 के नोटिस निकालेगा? ठीक है। उनको पहले खुद नहीं पता, वो दुकानदार का ऑडिट और किसी सर्विस प्रोवाइडर का ऑडिट ही एक तरीके से करते हैं। आप यकीन करेंगे सर, तो आसिम साहब मेरा ख्याल है मेरे से एग्री करेंगे कि किसी सर्विस प्रोवाइडर को कहते हैं क्लोजिंग स्टॉक इन्वेंट्री रिकॉर्ड लेके आओ, हम कहते हैं भाई वो सर्विस प्रोवाइडर है, नहीं चलो तो खाते तो लेके आओ ना फिर। अब ये हम पंजाब में फेस कर रहे हैं और आप सिंध में चले जाएं, वो अपने तरीके से फेस कर रहे हैं। नहीं, इसका मतलब ये ना रिटर्न वो पढ़ते ही नहीं है सर, पढ़ते नहीं है। पढ़ते देखिए, मैं उनको आउटराइटली भी गलत नहीं कहता। आपने नया तबका, नया बच्चा जो आ रहा है ट्रेन होके, या इंस्पेक्टर भर्ती हो रहा है, ऑडिट इंस्पेक्टर्स जो नए आ रहे हैं, बहुत से लोगों से मेरी बात हुई है, कुछ तो ऐसे हैं जो आपकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस करके आ रहे हैं। ठीक है। उनको शौक है जी गवर्नमेंट सर्विस का, वो आ रहे हैं और बड़े वेल ट्रेंड है। मेरे बड़े कुछ ऐसे बात है, तरबियत, अमले की तरबियत होना, अमले की तरबियत होना सबसे, सर देखें, इम्प्लीमेंटेशन करने से पहले ना 6 महीने या साल की ट्रेनिंग देते ना। जी जी। ये इस एग्जाम्पशन को एज ए लीगल एडवाइजर मैं नहीं समझता, ये क्वेश्चनेबल भी नहीं है। ठीक है। हाई कोर्ट में ले भी जाएंगे ना, तो आप किसी के एफबीआर जो है उसको राइट दे रहे हैं कि वो उनसे रिकॉर्ड मांगे उनकी इनकम का, कोई मजाक नहीं है। बाहर के मुल्कों में रिपोर्ट हो रही है, इंडिया में क्रॉस द बॉर्डर रिपोर्ट हो रही है, ऑनलाइन सर्विसेज दी जा रही है, वहाँ पे सेल्स बने हुए हैं। लेकिन हमारा तलमिया यहाँ पे ये है ना, आज तक हम गुड्स की और सर्विसेज की डेफिनेशन को भी नहीं समझ में रहे। उसको एफबीआर कुछ कहता है, सूबाई अथॉरिटीज कुछ कहती हैं। सबसे ज़रूरी ये है कि हमारा पहले स्टाफ तैयार होता, कंसल्टेंट्स की मशावरत के साथ, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स, वकील बैठे हुए हैं जो काम कर रहे हैं बड़ा एक्टिवली इस सेक्टर में। अच्छा मामून साहब, क्योंकि प्रोग्राम खत्म हो जाता है, सवाल हमारे पीछे रह जाते हैं। टेलीकॉम सेक्टर में कुछ तब्दीलियाँ आई हैं, हुकूमत क्या करना चाह रही है? लेकिन ब्रेक से बाद आपसे जवाब लेता हूँ। नाज़रीन, छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। जी मामून साहब। अच्छा, इसमें आईटी सेक्टर के अंदर जो टेलीकॉम सेक्टर में जो तब्दीलियाँ आई हैं, जी जी, ये टेलीकॉम सेक्टर के जो एक तो तब्दीली, सबसे बड़ी बात है यूबी साहब, टेलीकॉम सेक्टर के अंदर हमने अभी तक वेरिएशन नहीं है। टेलीकॉम सेक्टर बहुत आगे निकल चुका है। ठीक है। खाली टेलीकम्युनिकेशन की सर्विसेज नहीं है। जी जी। मोबाइल बैंकिंग भी टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में आ रही है। अब वो आधी बैंकिंग सेक्टर में आ रही है, आधी इधर आ रही है। अब उसको किस कैटेगरी में लेके आएंगे, उसको ऑडिट कौन करेगा? सही सवाल है ना जी। बिल्कुल सही। टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी को आप किस खाते में लेके आ रहे हैं? उसके बाद आपको याद होगा कि ये पिछले दिनों मोबिलिंग का एक बहुत बड़ा विदहोल्डिंग टैक्स का एक इशू निकला था और कलेक्शन हुई थी, तो बड़ी वाहवाकार हो गई थी, जय-जयकार हो गई। चीफ जस्टिस ने भी उस पर नोटिस दिया था, खत्म कर दिया वो टैक्स खत्म वो तो लेकिन उसका फायदा अवाम को कुछ नहीं पहुंचा, उन्होंने वो पैकेज महंगे कर दिए थे, जबरदस्त हो गया था। मेरा सवाल ये है कि इन्होंने को 5 अरब का था जी, शायद कोई इस तरह का कोई मामला था। जी जी। 2.5 अरब का था वो। उन्होंने कहा जी हमने ये विदहोल्डिंग टैक्स की जी कलेक्शन कर ली है। ठीक है। ये एक बहुत बड़ा कलेक्शन का एक वो इवेंट हुआ जी, एफबीआर ने बड़ा इसको प्रमोट किया कि देखिए जी बहुत बड़ी कलेक्शन हुई है। मेरा सवाल ये है कि कोई प्राइवेट फर्म को अगर आप कॉन्ट्रैक्ट दें, किसी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म को एक कॉन्ट्रैक्ट दें कि इसका फोरेंसिक ऑडिट करें, ज़रा आप करें कितना विदहोल्डिंग टैक्स जमा होता है टेलीकॉम सेक्टर में। यानी कि 250 अरब है जो वो कह रहे हैं, 2.5 अरब का जो पकड़ लिया। जी जी। और जो पे करवा दी मोबिलिंग से, इसका मतलब कितने गुना ज़्यादा होगा सर? अगर ऑडिट हो जाए तो। ऑडिट हो जाए ना, अगर डिटेल ऑडिट हो विदहोल्डिंग जोन्स में क्या क्या मामलात होते हैं। अब तो ये टेलीकॉम सेक्टर की कंपनी सारी LTUs में असेस होती हैं, लार्ज टैक्स पेयर यूनिट्स में असेस होती हैं। वहाँ पे बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं हाइड हो सकती। मगर मैं ये कह रहा हूँ कि करें ना 10 साल का फोरेंसिक ऑडिट, आपको बहुत डिस्क्रिपेंसीज नज़र आएंगी। ये मामलात बनते 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 अब बने हैं।
इसका मतलब अब जो हुकूमत की जो सिमत है, एफबीआर की सिमत, अब उसका जो तयन किया गया वो दुरुस्त है आपकी नज़र आहिस्ता में? आहिस्ता अगर क्योंकि दुरुस्त पीछे हम की तरफ जा रहे गलती हैं, करते हैं, बिल्कुल अब वो अब बेहतर की तरफ हम बेहतरी की कदम तरफ रख जा दिए। रहे हैं, बिल्कुल जा रहे हैं। ये जो हमारा इसका मराद का भी अभी पहले आपसे सवाल हो रहा था, एग्जामेशन खत्म करने से 70-80 अरब रुपए की मतवक्को कर रही है एफबीआर, मिल जाएगा, उम्मीद है वो आपको? तो सर वो मेरा ख्याल है पता नहीं किस साल में जाके ये होगा 70-80 अरब। जी जी अभी तो सबसे मेरा ख्याल है अगले आने वाले 1-2-3 सालों के अंदर इनको टैक्स नेट में लाना बड़ा ज़रूरी हो जाएगा और मुश्किल हो जाएगा। जी जी अभी तो हमें कंसल्टेशन हमारा सर खाया जाएगा एज कंसल्टेंट्स। ठीक है, मेरा तो दिल है कि मैं ये लाहौर हाई कोर्ट में रिट करूं कि हमें पैसे दे एफबीआर, हमें तनख्वाह पे रखे। ज़ाहिर बात है। टैक्स जी पेयर जी जितना सर हमारा खाता है ना सर, जी जी ये आसिम साहब मेरा ख्याल है इसको एग्री करें, वो आधा घंटा एक ही सवाल करता जाएगा आपसे, मुझे क्या ज़रूरत है जी, ये फिर क्या होगा जी, फिर कैसे? सवाल ये है कि सबसे पहले तो हमने टैक्स पेयर को रेडी करना है कि वो टैक्स नेट में आए। सही कह रहे हैं आप। कलेक्शन और टैक्स डिडक्शंस और टैक्स पेमेंट तो बाद की बात है, वो तो 3-4-5 साल के बाद जब सारे आ जाएंगे। जी जी उसके बाद सर ऑनलाइन सेक्टर या ऑनलाइन जो ट्रेड हो रही है, जो काम बेचा जा रहा है, जो प्रोडक्ट सेल हो रही हैं, जिस तरह बहुत बड़ी बड़ी वेबसाइट्स हैं, जी जी मैं किसी का नाम लिए बगैर आपको हमें पता है कि ऑनलाइन शॉपिंग होती रही है, ठीक पिछले है। दिनों में बड़ी ऑनलाइन शॉपिंग हुई। तो इनके लिए भी कोई सेक्टर चाहिए हमें, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इनके लिए भी हमें कोई ऑडिट जोन्स चाहिए और स्पेसिफिक लोग चाहिए सर। इसके अंदर मैं आपको बताता हूँ, एक छोटी सी एक एग्जांपल आपको देता हूँ। ये इरफान साहब भी आईटी सेक्टर से, किसी भी वेबसाइट की ट्रैफिक चेक करनी हो तो उसका एक बाकायदा एक लिंक होता है, जी जी पता चल जाता है, पता चल जाता है। जी जी कुछ शक नहीं इसमें। अब अगर आपने किसी वेबसाइट की टैक्स असेसमेंट करनी है, आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, तो हमें देखूंगा नहीं कितने लोग आते हैं उस वेबसाइट नहीं पे। कि पीछे एक इश्यूज बना था, हुकूमत ना जो यूट्यूब चैनल जिन्होंने बनाया है ना, हाँ, वो उनको भी- रजिस्टर करना चाहती उनको थी, उनकी register- फीस 20 लाख रखी थी, किसी की 40 लाख। बिल्कुल ऐसे तो वो इश्यूज उठे थे कोर्ट में जाके, लोगों ने कहा जनाब ये तो इदारा इंटरनेशनल है, पाकिस्तान हुकूमत का था ही नहीं है, हाँ। तो किस तरह रजिस्टर कर सकती है? नहीं वो जी जी बात ये है, मगर ये एग्जाम्पशंस जो है ना, जी, ये जी। एग्जाम्पशंस ख़त्म करना ये उस कड़ी का एक हिस्सा है जिस तरफ इनको रेगुलेट किया जा रहा है। ठीक है, इस सेक्टर को रेगुलेट करना मैं समझता हूँ इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अब फ्यूचर ये है। सही कह रहे हैं आप, फ्यूचर यू है और फ्यूचर होना भी चाहिए, क्योंकि अगर फ्यूचर हमारा अच्छा है तो इस मुल्क की बेहतरी में बेहतरी हमारे लिए है और ये पैसे सबके लिए रिकॉर्ड बेहतरी होने है। चाहिए जी, इरफान इसकी साहब, टाइम का हमें सर क्या तजावीज़ हैं, क्या मसाइल हैं जिनको आपके आईटी सेक्टर से हुकूमत को खसूसी तवज्जो देनी चाहिए? सर डेफिनेट मैं तो जो भी साहब रिक्वेस्ट करूँगा गवर्नमेंट से कि एक तो सबसे पहले जो टैक्सेस हैं उसमें थोड़ी डेफिनेट टैक्स रेट कम किए जाएं या उसको कम करें, मुनासिब करने चाहिए, क्योंकि जितने टैक्सेस हैं और जो अच्छा, जो पंजाब में काम करता है, जो पंजाब में आप सूबाई अथॉरिटीज़ की बात करें तो वो सिंध भी कहता है हमारे यहाँ पर रजिस्टर हो आप। हाँ जी, ये एक बहुत बड़ा मसला है। हम पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी में रजिस्टर्ड हैं तो सिंध से भी हमें लेटर आ जाता कि जी आप यहाँ पे रजिस्टर्ड नहीं हैं। तो ठीक है। ये मतलब सेंट्रलाइज्ड होना चाहिए ना सिस्टम, एक जगह पे एक ही registered हैं, रिटर्न होनी टैक्स दे चाहिए। रहे हैं तो फिर उस साइड पे भी टैक्स दें, इधर भी दें। वैसे जैसे भारत में है मामून साहब, एक ही रिटर्न होती है, एक ही CNIC नंबर पे एंटीएन होता है, सर, वो इसके- एक ही रिटर्न होती है, ये हमारे जो मुल्क में इरफान नहीं हो साहब- सकता। ये इरफान साहब ने जो बात की है ना, इसमें मैं थोड़ा सा आपसे ऐड कर दूं, ये 2012 में आवाज़ उठी थी जी, जी। जब पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी में उन्होंने कहा जी इसको सेंट्रलाइज करें। 2016 में फिर एफर्ट्स की गई कि इसको सेंट्रलाइज लेके आएँ, क्योंकि वहाँ का इनपुट इधर क्लेम नहीं हो रहा, उधर का इनपुट इधर क्लेम नहीं हो रहा, जो सेल टैक्स के इनपुट आउटपुट के इश्यूज हैं। अब वो अभी भी रिकग्नाइज ही करे। आपको पता है जो आपकी जितनी बड़ी कंपनीज हैं जो पूरे पाकिस्तान में ऑपरेट कर रही हैं, वो चारों सूबों में रजिस्टर्ड हैं, एज विद होल्डिंग एजेंट्स भी रजिस्टर्ड हो जाती हैं, एज सेल टैक्स प्रोविजन भी रजिस्टर्ड हो जाती हैं। वहाँ से कोई वेंडर आता है, उसका टैक्स उसके टैक्स के मुताबिक, मतलब कि वो जो है ना उर्फे आम में जैसा मुँह वैसी चपेड़। अब बलूचिस्तान से भी वो रजिस्टर कर रहे हैं। यार क्या तमाशा है कि मैं फेडरल में भी रजिस्टर्ड हूँ, मैं चारों सूबों की रेवेन्यू अथॉरिटीज़ में भी रजिस्टर्ड हूँ, तो आप मुझे बताएं कि फिर कौन सी कंपनी, फॉरेन कंपनी इधर काम करना चाहेगी? मामून साहब, जिस तरह इरफान साहब आईटी सेक्टर से ताल्लुक़ रखते हैं, दुनिया कहाँ पहुँच गई? जदीद दौर कहता है जो आता है ना, उसको जदीद तकाज़ों को पूरा करना हर किसी की मजबूरी बन जाता है, और आईटी सेक्टर वो सेक्टर है, अगर इस पे काम कर लिया जाए, 106 अरब रुपया जो हुकूमत ने दूसरे मुल्कों को कर्जा देना है, इतना और कर्ज लेकर आईटी सेक्टर पर और नौजवानों पर सेक्टर बना दिए जाएँ, उनको इख्तियारात दिए जाएँ, तो कितने सालों में कर्ज उतर जाएगा, पाकिस्तान को टैक्स निज़ाम कहाँ चला जाएगा? सर इसके ऊपर ना पॉलिसी के साथ साथ स्टाफ पे काम करना पड़ेगा। आपका फेडरल बोर्ड हमारे मुल्क में टैलेंट की तो कमी नहीं है, सलाहियत उनको जिन नौजवानों में। जी जी, एफबीआर के स्टाफ पे काम करना पड़ेगा। आपकी यही वो पुरानी ट्रैफिक वार्डन्स थे और यही नए ट्रैफिक वार्डन्स हैं, ज़मीन आसमान का फ़र्क है, बाकी मसले अपनी जगह पे। जी जी, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एफबीआर को कंप्लीट रीवैम्प की ज़रूरत है
अगर आप चाहते हैं कि आपके टैक्स का हेड सीरियसली लिया जाए। जी जी। ठीक है जी। अगर आईटी सिस्टम सेक्टर हमारा अपना बन जाए, सारा कुछ अपना हो जाए, जिस तरह एक इदारा फेसबुक है या यूट्यूब है या दूसरे दूसरे इंटरनेशनल इदारे हैं, उनकी जितनी इनकम है जितना हमारा कर्ज भी नहीं है। नहीं, बिल्कुल ऐसे ही है। हमारा इतना बड़ा इशू नहीं है, सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन के इश्यूज हैं। अगर आप इंडिया से कंपेयर करें, इंडिया के इश्यूज इंडिया कहाँ, बहुत ज़्यादा एक कंपनी पूरे हमारे एलटीयू जितने भी हमारे 2200-2400 लोग रजिस्टर्ड हैं, उसके बावजूद सर वहाँ पर आज भी टैक्स के ऊपर बड़ी सख्ती है। 5-5.25 करोड़ टैक्स रिटर्न फाइल होती है सालाना इंडिया जी जी। वो आप उसकी रेशो के हिसाब से देखें ना, ये मैं पहले भी आपको बता देता हूं। 0.4% तो पाकिस्तान का हमारा जो है आबादी के लिहाज से, आबादी के लिहाज और वहाँ से से 1 पॉइंट पता नहीं 3 पॉइंट पता नहीं कितना है, 6 है या कितना है, उनकी परसेंटेज के लिहाज से भी जो है वो ज़्यादा है, ज़ाहिर बात है, इवन दो के आबादी ज़्यादा है, कंप्लायंस ज़्यादा है, टैक्स का निज़ाम बेहतर है। बेहतर नहीं है, हम भी बहुत से कानून हैं जो छापे मारे हुए हैं हमने, जी जी। बहुत से कवानीन हैं जो बिल्कुल फोटोकॉपीज़ हैं इंडिया की, मगर उसके बावजूद हमारी इम्प्लीमेंटेशन बड़ी स्लो। हम बात कर रहे हैं आईटी सेक्टर की एग्जाम्पशन विड्रॉ करने का। हमारा जो ऑडिटर, कुछ मैं सारों की बात नहीं कर रहा, कुछ ऐसी बहुत मेजॉरिटी वाली बात मैं बता रहा हूँ आपको, एफबीआर का ऐसा स्टाफ है, हमारी रोज़मर्रा की डीलिंग होती है, आसिम साहब की रोज़मर्रा की डीलिंग होती है, वो एक छोटी सी परचून की दुकान का ऑडिट करने का हल नहीं है। और आप कह रहे हैं कि जी आईटी कंपनीज के ऑडिट करेंगे और उनको आप असेस करेंगे, मुमकिन नहीं है सर। ये रोज़गार पूरा का पूरा तरबियत नहीं निज़ाम, एफबीआर का निज़ाम चेंज करना पड़ेगा आपको। एफबीआर का जब आईटी यहाँ पे आ रही थी, नेट यहाँ पे आ रहा था, तो हमारा मुल्क वो शराइत रख रहे थे, हमारे जो वज़रा थे वो इंडिया वालों ले गए। आज इंडिया कहाँ से कहाँ चला गया। अगर हमारा अपना नेट बन जाए, हमारा आईटी सिस्टम अपना बन जाए, हमारा शहर अपना बन जाए, तो हमारा पाकिस्तान कहाँ चला जाए। लेकिन ये तो बहुत लंबी गुफ्तगू हो जाएगी आसिम साहब, क्योंकि प्रोग्राम कम है। स्टेट बैंक जो डिजिटलाइजेशन कर रहा है, रोशन डिजिटल अकाउंट्स, डिजिटल फॉरेक्स वगैरह, दूसरे इतना मेहनत कर रहा है इस मुल्क के लिए, हमारे पाकिस्तान के लिए, एफबीआर की जिसकी जिम्मेदारी है वो क्या कर रहा है? देखें, ये जो रोशन डिजिटल अकाउंट और इससे रिलेटेड जो टैक्स की मराहत है और जो छूट है ना, वो इसमें सेकंड अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस में नहीं, इन्होंने इससे पहले 12 फरवरी को जो फर्स्ट अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस इंट्रोड्यूस करवाया था, उसमें बेसिकली उन्होंने नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी जो हैं, जो बाहर के मुल्क काम कर रहे हैं, उनको इनकरेज करने के लिए कि वो अपना पैसा जो है पाकिस्तान भेजें और पाकिस्तान में इकोनॉमी में इन्वेस्ट करें। डिफरेंट किस्म की मराहत इंट्रोड्यूस करवाई हैं उसमें। ठीक है। उसमें सबसे पहले तो ये था कि वो जो पैसे हैं वो पाकिस्तान में जब वो उन रोशन डिजिटल अकाउंट के ज़रिए भेजेंगे, रिपाट्रिएट करेंगे और यहाँ पे गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करेंगे, तो प्रॉफिट ऑन डेट जो भी अर्न करेंगे उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं आएगा। ठीक है। उसके बाद उनके लिए रिक्वायरमेंट उन्होंने सेक्शन 114A सब क्लॉज जो है उसकी कि जी उनकी इनकम जो है ना वो फाइनल में होएगी और उसमें उनको रिटर्न फाइलिंग की जरूरत नहीं होगी। एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए स्टेट बैंक की तरफ से बेहतरी की तरफ उम्मीद की जा रही है, देखिए, लेकिन दो एफबीआर एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए, देखिए एफबीआर ने एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए तो ऑलरेडी मिनिमम 1% उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया हुआ ना सेक्शन 154 में, और उसको उन्होंने ऑलरेडी कहा है ये फाइनल टैक्स रजीम है। ठीक है। इससे ज़्यादा एफबीआर और कुछ भी नहीं कर सकता, 1% इज द मिनिमम टैक्स। सो अभी दूसरा इनिशिएटिव ये था कि हमारे जो क्योंकि जब से पीटीआई गवर्नमेंट आई है, इनके इनिशिएटिव जो है ना वो इनका फोकस जो है नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी जो दूसरे मुल्कों में, बैरून मुल्कों में काम कर रहे हैं, उनसे जो पैसा, और क्योंकि इसके ऊपर काफ़ी इनको सक्सेस मिली, सो उनके लिए जो मराहत थी और जो कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस थी, जो अमेंडमेंट्स चाहिए थी, वो एक टाइम पीरियड लगा। पहले उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया रोशन डिजिटल अकाउंट। जी जी। सो एसपीपी लेवल पे उसकी जो भी डायनामिक्स थे, फंक्शनैलिटीज़ थी, उसको उन्होंने इंप्लीमेंट किया। ठीक है। नाउ द सेकंड स्टेप वाज टू इंट्रोड्यूस टैक्स रिलीफ। जी जी। सो अभी करंटली ये कि जो भी पीओडी वो अर्न करेंगे, वो नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीज़ जो हैं, नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीज़, नॉन रेजिडेंट कंपनीज़ जो पाकिस्तान से बिलोंग करती हैं और एओपीज़ जो बाहर से ऑपरेट हो रही हैं, वो जो भी पैसा पाकिस्तान में भेजेंगे रोशन डिजिटल अकाउंट के ज़रिए, वो पीओडी में इन्वेस्ट होगा। अगर वो जो डेट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट होता है उसके ऊपर जो पीओडी है उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं आएगा। ठीक है। फिर उसके अलावा अगर वो सिक्योरिटीज सेल आउट होती हैं तो वो सेक्शन 37 जो कैपिटल गेंस का है उसमें वो स्लैब्स नहीं लगेंगे, उसमें स्ट्रेट अवे 10% रेट लगेगा जो कि फाइनल डिस्चार्ज ऑफ टैक्स लायबिलिटी है। ठीक है। और इसमें फिर इनको उन्होंने कहा कि शेड्यूल 10 की जो क्लॉज ए है वो भी एप्लीकेबल नहीं होएगी उसके ऊपर। उसका मतलब क्या है कि आइदर दे आर फाइलर, दे आर नॉन फाइलर,
इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला जो नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी है। और वैसे भी दे शुड नॉट बी रिक्वायर्ड टू फाइल टैक्स रिटर्न, क्योंकि यहाँ नहीं है, सोर्स ऑफ इनकम बाहर है और अपना पैसा बाहर से यहाँ भेज रहे हैं। सो व्हाट वी वांट मैक्सिमम के जी वो अपना सारा पैसा यहाँ पे पाकिस्तान में भेजें और यहाँ पे इन्वेस्ट करें डिफरेंट सिक्योरिटीज़ में। ठीक है। सो वो उस पर्पज़ के लिए उन्होंने जो मराद जो फर्स्ट अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस जो 2000 फरवरी 12 को जो इंट्रोड्यूस करवाया 2021 में, तो उसमें ये सारी FMVA और नॉन रेजिडेंट रुपी अकाउंट और फॉरेन करेंसी वैल्यू अकाउंट के ज़रिए जो पैसे भेजेंगे उनके लिए हैं। इसमें उनको उन्होंने सेक्शन 114 से भी उन्होंने सेक्शन दे दिया है कि रिटर्न फाइल करने की ऐसी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब उन्होंने POD इंट्रोड्यूस करवाया प्रॉफिट ऑन डेट, तो उन्होंने कहा जी ये फाइनल डिस्चार्ज ऑफ अच्छा आसम साहब, टाइम कम है। जो गैर मुल्की हमारे पाकिस्तानी है या इन्वेस्टर हैं जो पैसा लगाना चाहते हैं, पाकिस्तान कारोबार करना चाहते हैं, इस आने जो बजट आ रहा है, अपकमिंग बजट है, कौन सी ऐसी मुराद का ऐलान करना चाहिए हुकूमत को जो वो भी अपना कारोबार यहाँ पाकिस्तान फैक्ट्री इंडस्ट्री अपनी लगा सके, अपने रोज़गार मुहैया कर सके लोग? जी देखें, सबसे बड़ा सेक्टर तो जिसको आप आज डिस्कस कर रहे हैं IT सेक्टर ही है। ये ऐसा सेक्टर है जिसके लिए वर्चुअल प्रेजेंस की ज़रूरत है। सही है। IT कंपनीज़ और IT से रिलेटेड जो भी इन्वेस्टमेंट आप पाकिस्तान में करेंगे और उससे ज़ाहिर बाहर एक्सपोर्ट होएंगी, 100% टैक्स क्रेडिट है। देयर आर स्टिल होप अवेलेबल। कोई ऐसी बात नहीं है कि जी इसको टोटल उन्होंने टैक्सेबल कर दिया। 100% टैक्स क्रेडिट दिया उन्होंने। एग्जेम्पशन तो विड्रॉ की है, लेकिन 100% टैक्स क्रेडिट दिया। मामून सर साहब, आप क्या समझते हैं, अपकमिंग बजट आ रहा है, क्या हुकूमत को करना चाहिए, आप क्या तवक्को कर रहे हैं? मैं तो अगर बड़ा पुरुमीद होकर सोचूं तो मैं तो स्ट्रक्चरल चेंजेस को देखना चाहूँगा इस बजट में। ठीक है। क्योंकि ये गवर्नमेंट के लिए बड़ा ट्राइंग और बड़ा टेस्टिंग बजट होगा, क्योंकि इस वक्त इनकी परफॉर्मेंस गेज हो रही है बड़े तरीके से और ये अगले फ्यूचर के लिए भी इनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें स्ट्रक्चरल चेंजेस से मुराद मेरी ये है कि फील्ड फोर्स फॉर्मेशन के अंदर FBR में क्या चेंजेस लेके आते हैं, क्या टेन्योर जो 6 साल का टेन्योर है वो किया जाता है, क्योंकि प्रैक्टिस ये बन चुकी है यूपी साहब के पास। साहब का हुकूमतें जो 4 साल पहले निचोड़ती हैं, आखिरी साल में रिलीफ कर देती हैं ताकि आवाम का मगर इसमें मैं रिलीफ की तो मैं शायद नहीं तवक्को रखूँ। अगर स्ट्रक्चरल चेंज कर दें तो इस मुल्क से बड़ी भलाई कर जाएंगे। ठीक है, बहुत भलाई कर जाएंगे। क्योंकि देखिए स्ट्रक्चरल चेंज से मुराद मेरी क्या है, उसकी छोटी सी बात यह है कि अगर मैं एक असेसिंग ऑफिसर को पावर देता हूँ कि वो पहला नोटिस डाल के 6 साल तक चुप करके बैठा रहे और 6ठे साल जाके मुझे दोबारा नोटिस डाल के असेसमेंट कर दे, जी, तो सर एक टैक्स पेयर के लिए ज्यादती है। अगर सही शो कॉज नोटिस के बाद उसका टाइम लिमिट 6 महीने कर दिया जाए तो क्या इसमें मजाक है? सही कह रहे हैं आप। अगर वो शो कॉज नोटिस डाला है, फाइल उसने खोली हुई है, वो 6 साल तक मुझे जहनी तौर पर टॉर्चर करेगा। किसी कारोबारी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें ना, जी, किसी कारोबारी ने जो कारोबार किया है वो सिर्फ FBR के लिए तो नहीं कारोबार कर रहा सर। ज़ाहिर बात है उसने और फिर वकील और कंसल्टेंट और चार्टर्ड अकाउंटेंट भी उसको यही कहता है और कुछ कह ही नहीं सकता। वो कहेगा सिर्फ 6 साल तक कर सकते हैं ऑडिट आपका, या 6 साल तक ये नोटिस एक्टिव रहेगा। जी। तो अब प्रैक्टिस में हो क्या रहा है एक्चुअली, अगर देखें तो जैसे ही टाइम बार्ड होने लगता है, अब 2015 टाइम बार्ड होने लगा है लिमिटेशन, तो 2015 के नोटिस आना शुरू हो जाएंगे। जी। जैसे ही जून आने वाला होता है तो उस साल के नोटिस, तो अगर 6 साल पुराने काम करना है, एडवांस टैक्स के आ जाएंगे, एडवांस टैक्स के नोटिस आएंगे, तो काम ही नहीं जब डिपार्टमेंट ने करना तो टाइम लिमिटेशन को खत्म करें। शो कॉज नोटिस के बाद एक टाइम फ्रेम सेट कर दें कि इसके बाद अब असेसमेंट नहीं कर सकते, अगर कर किए तो वो नल एंड वॉइड होगी। जी। जो कमिश्नर अपील्स का फोरम इन्होंने ऑनलाइन किया है, इस वक्त अगर हाल देखें कमिश्नर अपील्स का बेड़ा गर्क हुआ हुआ ऑफिस का। जी। इतना वर्क पाइलअप है, इतना वर्क पाइलअप है, और टाइम लाइन देखें, एक हमारे यहाँ पे कमिश्नर अपील साहब हैं, वो सियालकोट जाके अपीलें सुन रहे हैं। तो स्ट्रक्चरल चेंजेस की जरूरत है जो एक्चुअल ऑन ग्राउंड चेंज लेके आएगा। कमिश्नर अपील्स का मेरा ख्याल है बहुत पहले हमने कहा था कि कमिश्नर अपील फोरम को लीगल लॉ मिनिस्ट्री में ले जाएं। जी। उनको प्रॉपर्ली रेगुलेट करें, उनको स्टेनो दें, उनको कोर्ट रूम्स बनाएं ताकि वो इजीली अपना काम तो कर सकें। एक वो अपील से आगे ट्रिब्यूनल में देखो आज़ादारी तो वहाँ भी FBR के साथ वो बिल्कुल होती है, मगर मैं आपको बड़ी वसूख से बात ही करूँ, कमिश्नर अपील्स, एक सर्विंग कमिश्नर अपील ने मुझे कहा ये ऑनलाइन डिजिटाइजेशन के बाद कि जी मैं अपना यूज़र ID पासवर्ड अपने स्टाफ से नहीं शेयर कर सकता। ज़ाहिर बात है, क्योंकि मुझे पता है मेरे ऑफिस में क्या होना है। अब आप मुझे बताएं, आपस में ट्रस्ट लेवल ही नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि ऑफिस में क्या होना है। तो भाई ये मामून साहब आपको बहुत शुक्रिया, इरफान साहब आपको बहुत शुक्रिया, आसम साहब आपको बहुत शुक्रिया, आपने हमें रहम दिया। नाज़रीन, अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।